सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। क्लास 4 का पर्यावरण का सेकंड चैप्टर है अरणी का परिवार। पोलियो से ग्रस्त एक बालिका अरणी की ये कहानी है और किस प्रकार से वह बालिका परिवार के वातावरण के कारण से उसको परेशानी होती है, कई लोग उसको समर्थन करते हैं, फिर भी वह बालिका किस प्रकार से पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है, इस प्रकार की एक कहानी है। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। अरणी का परिवार। परिवार के बारे में हम इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आपके सामने इसमें ये चित्र में दो परिवार इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक इसमें परिवार दिखाई दे रहा है जो कि छोटा परिवार है, और इसमें जो दूसरा परिवार है वह इसमें एक बड़ा परिवार दिखाई दे रहा है। एक छोटा परिवार है और एक बड़ा परिवार है, और इन दोनों परिवारों की अलग अलग विशेषता है, तो हम बात करते हैं। अब छोटे परिवार में क्या होता है कि माता पिता और उसके बच्चे होते हैं, और जो बड़ा परिवार होता है उसमें माता पिता बच्चे ताऊ ताई चाचा चाची इस प्रकार से उसमें कई लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। अब एक छोटा परिवार है, उसकी बातचीत आप देखिए किस प्रकार की है। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ आज आपसे पहले पापा आ गए। माँ, हाँ बेटा एक मीटिंग थी। पिता कहते हैं, थक गई होगी, बैठो मैं चाय बनाता हूँ। यानी इसमें पता लग रहा है कि माता और पिता दोनों ही काम करने वाले हैं, और इसमें पिता भी कार्य कर रहा है। जब उसकी माँ देरी से आती है तो उसके पिता उसके लिए चाय बना रहे हैं। एक दूसरा परिवार है जो कि बड़ा परिवार है, और बड़ा परिवार है आपस में किस प्रकार की बातचीत हो रही है उनकी। ताऊ कह रहा है, दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है, दीपा से पूछना, यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दें, वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक है। यानी दोनों के परिवार में बातचीत का टॉपिक, बातचीत का बिंदु अलग अलग है, और उसमें किस प्रकार से शादी की बात चल रही है, और यदि वह आगे पढ़ना चाहती है या नहीं, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। यानी लड़की आगे पढ़े ये निश्चित नहीं है। तो ये दो परिवार की किस प्रकार की आपस में बातचीत होती है ये इसमें दिखाया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े परिवार हैं सब में इस प्रकार की बात हो। कई ऐसे बहुत से बड़े परिवार भी होते हैं, लेकिन इसमें औसत रूप से जिस प्रकार की बात आती है वो आपके सामने दी हुई है। अब ये दोनों जो बिंदु हमारे सामने आए हैं उसके आधार पर हम जो बातचीत करेंगे, जो चर्चा करेंगे, ऊपर के चित्र देखकर परिवार में सदस्यों की संख्या। अब छोटा परिवार है, सदस्यों की संख्या कम रहेगी, बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहेगी। महिलाओं के कार्य, छोटे परिवार में महिलाएं बराबर का कार्य करती है, बड़े परिवार जो सामूहिक परिवार होते हैं उसमें महिलाओं का कार्य अधिकांशतः जो घर के कार्य होता है वहीं तक सीमित होता है। अब छोटे जो परिवार है उसमें घर के कार्यों में पुरुषों का योगदान ज़्यादा रहता है। वो धन भी कमाता है और साथ में घर के जो घरेलू कार्य है उसमें भी वो कार्य करता है। जबकि जो बड़े सामूहिक परिवार होते हैं, बड़े परिवार, उसमें पुरुषों का कार्य धन कमाना होता है, घर के कार्य वो महिलाएं करती है। पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता की दृष्टि से बात करेंगे तो जो छोटा परिवार है उसमें पढ़ाई के महत्व का ज़्यादा विषय ध्यान में आता है और जागरूकता ज़्यादा रहती है। बड़ा परिवार है उसमें पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता कई बार कुछ कम होती है। परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी की दृष्टि से हम यदि चर्चा करते हैं तो जो छोटा परिवार है उस छोटे परिवार में पूरा परिवार मिलकर, पति पत्नी
और कई बार बच्चों की भी सहभागिता हो जाती है, वो मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। और जो बड़ा परिवार होता है उसमें बड़े परिवार में अधिकांशतः जो घर के बड़े हैं, जो पुरुष हैं, वो निर्णय लेते हैं और सभी उसका पालन करते हैं। अब पहला चित्र था, उसमें आपने देखा कि परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। यह एकल परिवार है, इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। दूसरा जो चित्र है वो संयुक्त परिवार का है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका, उनका परिवार सभी एक साथ रह रहे हैं। कभी कभी किसी परिवार में एक या दो सदस्य ही होते हैं। अब आप देखिए कि आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है। आप अपने परिवार की तुलना कीजिए कि आपका परिवार सामूहिक है या एकल परिवार है। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। अपने आसपास देखिए, बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वहाँ आप देखिए कि आपके पड़ोस में रह रहे हैं वो एकल परिवार है या सामूहिक परिवार है। उसके सामने वाला परिवार कौन सा है। इस प्रकार से आपको थोड़ा इसमें ध्यान करना है। आप देखिए, और आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे, और आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं, और आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे। ये आपको सोचना है और इनका उत्तर आपको लिखना है। तो जिस प्रकार की आपकी पसंद हो, छोटे परिवार में रहना, बड़े परिवार में रहना, वो आप लिख सकते हो। उसके साथ में कारण लिखना है। आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं, आप अपने परिवार का लिख सकते हैं कि मेरे पिता कमाते हैं, या मेरी माता कमाती है, या मेरे माता पिता दोनों कमाते हैं। और आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे, क्योंकि कमाना तो पड़ेगा। आप अभी बच्चे हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे और बड़े होकर आपको धन कमाना अनिवार्य रूप से पड़ेगा। तो आप क्या कार्य करके धन कमाना पसंद करोगे, ये आपको लिखना है। जैसी आपकी पसंद है आप लिख सकते हो कि आप व्यापारी बनेंगे, या आप कोई अध्यापक बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप कोई RS IAS ऑफिसर बनेंगे, या आप अन्य कोई कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे। अब देखिए, जो इस पाठ का शीर्षक है, उस पाठ की जो बात करते हैं हम, पोलियो के कारण से अरणी को चलने में परेशानी होती थी। क्या हो गया था उसको? पोलियो। पोलियो एक प्रकार का रोग है जिसमें शरीर का कोई अंग कमज़ोर हो जाता है, उसका विकास कम होता है और वह अंग कमज़ोर रह जाता है। तो अरणी को पैर में पोलियो हो गया था और उसके कारण से उसको चलने में परेशानी होती थी। लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी, यानी वह बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, यानी उसका हौसला बढ़ाया कि हाँ, अच्छे चित्र है, तुम बनाया करो, ये चित्र तूने बहुत अच्छा बनाया। इस प्रकार से वो उसका हौसला बढ़ाती थी। और अरणी का चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया। यह कला की दृष्टि से एक बहुत बड़ी संस्था है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की कलाओं में विद्यार्थियों का विकास किया जाता है। उसमें चित्रकला भी उसमें सम्मिलित है। तो उसका अरणी का चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए नहीं गई। अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएगी, यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अरणी के पिताजी चाहते कि मेरी लाडो खूब पढ़े। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, तो उनको लगता था कि मेरी लाडो पढ़नी चाहिए, तो इसलिए वो चाहते थे। उमा दीदी ने अरणी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है। हॉस्टल का मतलब होता है एक प्रकार से जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, तो वहाँ पर हॉस्टल एक ऐसा भवन होता है जहाँ पे कमरे बने होते हैं और विद्यार्थी वहाँ पर रहते हैं। वहीं उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, चाय की व्यवस्था होती है, और विद्यार्थियों का काम होता है केवल पढ़ाई करना। तो उमा दीदी ने समझाया कि, किसको समझाया? अरणी के दादाजी को, क्योंकि उसके दादाजी ही विरोध कर रहे थे कि वो कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, उसको मत भेजो। तो उसने समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है और जिसमें सब लड़कियाँ ही रहती है,
और सब सुरक्षित है, यानी वो लड़कियों का हॉस्टल है। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अरणी के दादाजी मान गए और सभी अरणी के मुंबई जाने की तैयारी करने लग गए। अरणी खुश हो गई। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। जब भी कोई काम करने के लिए आप बाहर जाते हो तो बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अरणी ने भी सबका आशीर्वाद लिया और जाने की वह तैयारी करने लग गई। अब देखिए चित्र में, ये उमा दीदी है, ये अरणी के पिता है, अरणी के दादा है, और ये जिसने एक बैसाखी ले रखी है वो अरणी है। उसके एक पैर में इस प्रकार की समस्या है, वो ठीक प्रकार से चल नहीं पाती। तो उन सब का आशीर्वाद लिया और अरणी ने तैयारी की। अब आप सोचिए कि यदि अरणी लड़की नहीं होती बल्कि लड़का होता तो क्या उसके दादाजी उसको बाहर जाने से मना करते? नहीं करते, क्योंकि परिवार में एक सामान्य ऐसी सोच होती है कि लड़का बाहर जा सकता है, लड़की के लिए परेशानी होती है। ऐसा एक समाज का सोच रहता है। तो यदि अरणी लड़का होता तो उसके दादाजी बाहर जाने से मना नहीं करते। अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी या नहीं? तो अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की जो चिंता थी वो कुछ उचित थी, लेकिन उस चिंता का समाधान भी किया जा सकता था। उस चिंता के कारण से अरणी की पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहिए था। अब अरणी क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था? बिल्कुल पूछना चाहिए। बच्चों को उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछना चाहिए था। अरणी से ऐसा नहीं पूछा गया, लेकिन उसकी जो उमा दीदी थी उसने उसको चित्रकारी में प्रोत्साहित किया तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिल गया। आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? तो निश्चित रूप से जब आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी गांव जाते हैं, कोई आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं, कोई त्यौहार होता है, तो उस समय आप बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। अब आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको सोच विचार के लिखना है कि घर में बड़े और बुजुर्गों का सम्मान आप कैसे करोगे। तो बड़े और बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए आपको उनकी बात माननी चाहिए। सबसे पहला काम है, जो बड़े और बुजुर्ग हैं उनकी आप बात मानें, उनका आप कहना मानें, उनकी आज्ञा का पालन करें आप। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप परिवार में बड़े और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। अब आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वह कौन तय करता है? तो निश्चित रूप से आपके पापा, आपकी मम्मी वो तय करते हैं। आपका परिवार सामूहिक है तो फिर आपकी पापा, आपके ताऊ, आपके दादा, इस प्रकार जो घर में बड़े हैं वो तय करेंगे। घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? तो आजकल तो बिल्कुल राय ली जाती है और मेरे विचार से आपसे जैसी आपकी इच्छा होती है उसी प्रकार के कपड़े, खिलौने आपको दिलाए जाते हैं। तो आजकल तो लगभग इसमें राय ली जाती है। आप अपने परिवार के बारे में लिखना है कि जब आपको कपड़े, खिलौने आदि दिलाते हैं तो आपकी राय ली जाती है या नहीं ली जाती है, आपको उत्तर में लिखना है। क्या आपकी माँ कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊं? निश्चित रूप से पूछती है। और परिवार में बच्चों की मनपसंद का ही खाना बनाया जाता है। कौन सी सब्जी बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो जिस प्रकार की सब्जी खाना पसंद करते हैं वही सब्जी आपकी माँ बनाती है। लेकिन आपके परिवार में क्या होता है? क्या आपकी पसंद की सब्जी बनती है? क्या आपसे आपकी माताजी पूछते हैं? तो ये जैसा आपके परिवार में होता है उसका आपको उसी प्रकार का उत्तर लिखना है। अब आप बताइए कि आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? बड़े फैसला लें और बाकी सब माने, यह होना चाहिए, या सभी की राय लें और फिर फैसला लें? तो इसमें जो 2 नंबर की बात है, सभी की राय लेनी चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही तरीका है। इसके बाद में हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं।
वक्त के साथ बदलना होगा। वक्त के साथ बदलने का अर्थ होता है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिस प्रकार के विचार चल रहे हैं, उसी के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति यह कह देता है कि मैं तो अभी मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, जबकि अभी जो समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, वो मोबाइल का चल रहा है, कंप्यूटर का चल रहा है, तो यदि वो मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा तो बहुत सी उसको परेशानियां हो सकती है। मोबाइल के कई फ़ायदे होते हैं, वो उसको फ़ायदे नहीं होंगे। मोबाइल के कई उपयोग भी हैं। तो वक्त के अनुसार अपनी सोच को बदलना चाहिए और मोबाइल का उचित उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से कंप्यूटर है, इसी प्रकार से लड़कियों को बाहर पढ़ने के बारे में जो भेजने का विषय है, उसमें पहले बिल्कुल नहीं भेजा जाता था, आजकल भेजते हैं। तो ये वक्त के साथ में बदलाव हुआ है, तो वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। तो एक दिन अरणी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा, तुम अपना खाना खुद बनाकर खाना। अरणी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा, हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान है, वक्त के साथ हमें बदलना होगा। अब इसमें जो कौन खाना बना रहा है इसकी बात की गई है, उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो छुआछूत की बात मन में रखते हैं कि कौन सी जाति का व्यक्ति खाना बना रहा है, उसके हाथ का खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार की बात उनके मन में होती है। तो अरणी ने उस प्रकार का संकेत किया था कि सारे इंसान हैं, कोई खाना बनाए उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये अरणी की एक अच्छी सोच थी। कोई खाना बनाए, शुद्धता के साथ में कोई भी भोजन बनाता है वह भोजन अच्छा होता है, उसको हमें खाना चाहिए। और वक्त के साथ में हमें हमारी सोच को भी बदलना चाहिए, छुआछूत नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखिए, अरणी ने कहा वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए। हमारे आसपास की सोच हो सकती है कि कई ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों को विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजते, तो उनको अपने इस विचार को बदलना चाहिए। वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो कक्षा में आपको बताना चाहिए। आपके आसपास ऐसी कोई बात आती है तो आप अपने घर में चर्चा कीजिए, अपनी माताजी से, अपने पिताजी से। और फिर इस प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है तो फिर आप कक्षा में इसका अनुभव अन्य विद्यार्थियों के साथ में आप बांट सकते हैं। तो एक ये छोटा सा ये पाठ था अरणी का परिवार। इसमें इस पाठ में हमने सीखा कि छोटा परिवार है उसको हम एकल परिवार कहते हैं, और संयुक्त परिवार जो होता है वो बड़ा परिवार होता है, उसमें दादा, काका, ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और परिवार के बड़े बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस पाठ में आपको आनंद आया होगा, और समय के साथ हमें हमारी सोच में बदलाव करना चाहिए, और परिवार में जो महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए, और संयुक्त परिवार और एकल परिवार के फायदे क्या होते हैं। अब ये दो आपके लिए इसमें प्रश्न आपके करने के लिए आपका ये होमवर्क है, गृह कार्य है। तो परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये आपको इसका उत्तर लिखना है। और संयुक्त परिवार और एकल परिवार के फायदे लिखिए। आप यदि संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आप विचार कीजिए कि यदि परिवार एकल होगा तो हमें क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। और आप यदि एकल परिवार में रह रहे हैं तो आप ये सोचिए कि यदि हमारा परिवार संयुक्त होता, इतने सारे लोग इसमें रहते, तो हमें क्या नुकसान हो सकता था, क्या फ़ायदा हो सकता था, क्या लाभ हो सकता था। तो इस प्रकार से एकल परिवार और संयुक्त परिवार के आपको केवल फ़ायदे लिखने हैं, इसमें लाभ इसमें आपको लिखने हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये कक्षा 4 पर्यावरण का पाठ 2
अरणी का परिवार आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार से आपको पाठ को समझने में कोई भी परेशानी हुई है तो आप कमेंट में आप लिख दीजिए ये बात हमें समझ में नहीं आई, वो आपको हम दोबारा से समझा देंगे। तो पाठ को अच्छी प्रकार से एक बार दो बार आप इसको पढ़िए और जो जो इसमें प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों का उत्तर साफ और सुंदर अक्षरों में अपनी पुस्तक में आप देखकर और जो आपकी नोटबुक है उसमें आप लिख लीजिए।